तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान में दूसरा चैप्टर जिसका नाम है श्वसन। क्या नाम है चैप्टर का? श्वसन। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे जैव प्रक्रम, पढ़े थे ना। और हम लोग अब जीव विज्ञान में दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है श्वसन। श्वसन से तात्पर्य क्या है? श्वसन शब्द कहने से जनरली लोगों को यह समझ में आती है श्वसन मतलब क्या होता है, श्वास लेते हैं श्वास जो छोड़ते हैं यही श्वसन है, नहीं है ना। अब हम पढ़ेंगे कि श्वसन जो होता है इसके पीछे भी बहुत सारे क्रियाएं होती है। ठीक है, बहुत सारे क्या होता है इसके पीछे हम लोग का जीव विज्ञान में हम लोग अध्ययन करेंगे कि श्वसन होने के लिए, श्वसन करने के लिए किन किन चीज़ों का होना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सा किसके साथ किस क्रिया के फलस्वरूप क्या चीज़ों का निर्माण होता है, किस प्रकार से श्वसन होता है। तो इसको देखने से पहले हमने यहाँ लाके पॉइंट को लिख दिया है बोर्ड पे। ठीक है, तो सबसे पहले श्वसन यहाँ से एक नंबर जो लाइन सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है कि श्वसन जो है यह कैसी है, तो कैसी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तुम लोगों को रसायन विज्ञान में यानी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया है ऑक्सीकरण और अवकरण पढ़ाया गया है ना। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुटना, है ना। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्योंकि उसमें हम लोग पढ़ाए थे कि जब हम लोग भोजन करते हैं, ठीक है, तो भोजन को पचाने में किसका योगदान होता? भोजन को जो खाते हैं और जो पचता है वो कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? तो ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्योंकि जो भोजन हम लोग लेते हैं तो भोजन जो खा लेते हैं तो ग्लूकोज जो बनता है हमारे शरीर में, तो उसको पचाने के लिए, उसको जलाने के लिए जो काम करता है वो ऑक्सीजन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन। बहुत खाना खा लिए, अगर श्वास तुमको नहीं मिल पा रहा हो पर्याप्त तो फिर क्या होता है? वो भोजन नहीं पचता है। ठीक है, इसलिए उस भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, और वही ऑक्सीजन जो है क्या? ऑक्सीकरण कहला जाता है। ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ से आता है पहला क्वेश्चन, आता है यहाँ से एक नंबर ऑब्जेक्टिव आता है श्वसन। श्वसन जो है कैसी अभिक्रिया है? तो क्या बोलना है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण में क्या होता था? ऑक्सीजन जुटता था, ऑक्सीजन जुटता था ना। तो ऑक्सीजन यहाँ जब हम श्वास ले रहे हैं तो ऑक्सीजन तो मिल रहा है ना भाई, तो ये तुम्हारा क्या कहला जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। एक लाइन यहाँ से समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से क्वेश्चन आता है पहले लाइन से कि श्वसन जो है कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब ध्यान देना, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास ग्रहण करते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से समझना, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम श्वास लेते हैं, ठीक है, श्वास लिए फेफड़ा में गया, ठीक है, तो क्या फेफड़ा में श्वास गया तो क्या फेफड़ा ही में रह जाता है? नहीं, फेफड़ा के द्वारा जो है हमारे ब्लड सेल्स जितने हैं वहाँ क्या होता है? ये ऑक्सीजन दौड़ता है। ठीक है, ओके, और फिर हमारे पूरे पार्ट को यह क्या करता है? हमारे पूरे अंग को क्या करता है? ऑक्सीजन जो है पहुँचाता है। ठीक है, क्लियर है ना। तो ऑक्सीजन, ये ध्यान देना, ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन सबसे पहले हम लोग नाक से द्वारा ऑक्सीजन लिए और फेफड़ा में गया, फिर वहां से यह कोशिका को पहुंचाता है। सब जगह ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन करेगा? कोशिका। तो कोशिका के पास ऑक्सीजन जाता है। ठीक है, और कोशिका ईंधन के पास, क्योंकि कोशिका जो है एक प्रकार से हमारा ईंधन के काम करता है। ईंधन मतलब जलना। ठीक है, ईंधन, कोशिका ईंधन यानी कि ग्लूकोज जो है, हम जो अभी क्या मैं बोल रहा था, हम लोग जो भोजन लिए हैं, ठीक है, तो भोजन में ग्लूकोज, जनरली यहाँ समझ लो ग्लूकोज मान लिया जाए भोजन का स्वरूप। हम लोग जो खाना खाए हैं तो उसमें ग्लूकोज हमको मिला। ठीक है, अब ग्लूकोज मिला तो उस भोजन, उस ग्लूकोज को जलाने का जो काम करेगा वह करेगा ऑक्सीजन, और वहां तक जो ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा वह हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा? ये कोशिका ईंधन। वो क्या कहलाता है? कोशिका ईंधन। ठीक है, ग्लूकोज को जो जलाने का काम ऑक्सीजन तो करता है, लेकिन किसके द्वारा? तो कोशिका ईंधन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा करता है? कोशिका ईंधन के द्वारा। क्लियर है, कोशिका ईंधन के द्वारा ये ग्लूकोज जो है हमारे शरीर में जो होता है इसको जलाने का काम करता है। ठीक है, जलाने और ऑक्सीजन का और काम क्या है हमारे शरीर में? तो जलाने या दहन का काम करता है। किसको जलाएगा? तो ग्लूकोज को, है ना, भोजन को, है ना, पचाता है उसको। क्लियर है, तो ऑक्सीजन और क्या काम करता है? तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज हम लोग जो भोजन में लेते हैं उसको पचाने का, उसको जलाने का काम करता है कौन? ऑक्सीजन। कौन करता है? ऑक्सीजन। ठीक है, और ये कोशिका ईंधन हम लोग समझ लिए थे। अब हम उसके बाद आगे पढ़ेंगे ऊर्जा, एटीपी। ऊर्जा जो हमारे शरीर में हम लोग जो भोजन करते हैं, ठीक है, भोजन लिए, ग्लूकोज से क्या मिलता है? ऊर्जा। ग्लूकोज से क्या मिलता है? ऊर्जा। उस भोजन को पचाने काम कौन किया? ऑक्सीजन। काम कौन किया? ऑक्सीजन। और जो भोजन खा लिए, भोजन पच गया, है ना, ऑक्सीजन उसमें बहुत बड़ा भूमिका निभा दिया, तो हमको क्या मिलेगा? ऊर्जा। क्या मिलेगा? ऊर्जा। और वही ऊर्जा जो है, ऊर्जा पूरे शरीर में, है ना, भोजन जो करते हैं ऊर्जा के लिए ही तो करते हैं ना। शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है ना, भूखा आदमी छोड़ देगा, खाना पीना तुमको नहीं देगा, तो ऊर्जा मिलेगा शरीर में? नहीं मिलेगा। तुम कितना ऑक्सीजन लेते न रहो, ऊर्जा मिलेगा नहीं। तो ऑक्सीजन क्या सिर्फ हम ऑक्सीजन लेते रहेंगे तो क्या हमको ऊर्जा मिलते रहेगी? नहीं, उसके लिए तो भोजन भी जरूरी है, उसके लिए ग्लूकोज भी जरूरी है। बात समझ रहे हो ना।
तो ध्यान से समझना यहाँ पे अगला पॉइंट को, ठीक है। ऊर्जा जो हमको प्राप्त होता है किसके माध्यम से? ग्लूकोज के माध्यम से। किसके माध्यम से? ग्लूकोज के माध्यम से, भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा प्राप्त करता है, ठीक, ऊर्जा जो मिलती है हमारे शरीर में, तो वह ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में, उस ऊर्जा को जो पहुंचाने का, वहन का, संवहन का काम करता है, ढोने का काम करता है, उसका नाम है एटीपी। क्या नाम है उसका? एटीपी, ठीक है। अभी मैं क्या बताया, हम जो ऑक्सीजन लेते हैं नाक के द्वारा फेफड़ा में गया, और वह ऑक्सीजन को सब जगह पहुंचाने का काम करता है, और कोशिका ईंधन क्या करता है? कोशिका ईंधन पहुंचाता है कहाँ? ग्लूकोज के पास। ग्लूकोज को जलाया, उसके बाद क्या मिला? ऊर्जा। तो ऊर्जा हमारे शरीर में सब जगह ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करता है? वो करता है एटीपी। क्या करता है? एटीपी, ठीक है। इसको फुल फॉर्म याद रखना, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देता है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है ना, एडेनोसाइन, उसके एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, समझ गया? फॉस्फेट लिखा हुआ है, स्पेलिंग गलत हो गया, PHOS है ना, एस, फॉस्फेट, ठीक है। तो ये याद रखना, ये क्या करता है? एटीपी बहुत जरूरी है। एटीपी नहीं रहेगा तो बताओ जो खाओगे एनर्जी कैसे पहुंचेगा पूरे पार्ट को? तो एटीपी क्या करता है? हमारे शरीर में जो ऊर्जा होता है उसको पूरे शरीर में पहुंचाने का काम, हमारे भोजन के माध्यम से जो ऊर्जा मिलती है उस ऊर्जा को हमारे पूरे शरीर में पहुंचाने का काम जो करता है वो कौन करता है? एटीपी। क्या करता है वह? एटीपी। तो एटीपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बात समझ रहे हो ना? अब जो है फिर ऊर्जा ये पहुंचाने का काम करता है, जिसको हम जैव ऊर्जा भी कहते हैं, ठीक है। यह जो एटीपी ऊर्जा है, या एटीपी क्या चीज की ऊर्जा को पहुंचाता है? जीव के ही ऊर्जा को पहुंचाता है ना। शरीर में जो हम लोग क्या है? सजीव है, जैव है ना। तो जीवों में जो ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है उसको जैव ऊर्जा भी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा एटीपी जो है, तो हम लोग इसको जैव ऊर्जा के नाम से भी इसको हम क्या कर सकते हैं? नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जीवों में ही तो ऊर्जा का नहीं पहुंचा है सब जगह, तो इसी को जैव ऊर्जा कर देंगे। अब उसके बाद जो है सार्वजनिक वाहक। सार्वजनिक वाहक, इसको एटीपी को दूसरा नाम यहाँ पे है सार्वजनिक वाहक। एटीपी को सार्वजनिक वाहक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह ऊर्जा जो है सभी जगह, सार्वजनिक मतलब क्या हुआ? सभी जगह, सभी को, है ना, हमारे शरीर के हर एक पार्ट को ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है एटीपी। इसीलिए एटीपी को जो है सार्वजनिक भी कहा जाता है, सार्वजनिक वाहक भी कहा जाता है। वाहक मतलब क्या होता है? ढोने वाला। वाहक मतलब क्या होता है? ढोने वाला। तो ग्लूकोज से जो ऊर्जा हमको मिली, प्राप्त हुई, तो उस ऊर्जा को वहां से निकाल करके हमारे शरीर के हर एक अंग में तक पहुंचाने का जो काम किया, वह कौन किया? वही तो किया ना, एटीपी। तो इसको हम सार्वजनिक वाहक के नाम से भी जानते हैं, एटीपी को। क्लियर है? एटीपी समझ गया? समझ गया ना? इतना जानने के बाद, इतना जब जानकारी हो गई, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा श्वसन के बारे में। किसके बारे में? श्वसन के बारे में, जो आज का टॉपिक है श्वसन, ठीक है। श्वसन के बारे में अब यहां से जानेंगे, फिर परिभाषा इसका समझेंगे। श्वसन, हालांकि परिभाषा इसका जो बुक में जैसे लिखा जाता है सिस्टेमिक ढंग से हमने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन उसके बाद, उसके पहले थोड़ा सा ये जो हम ये लाइन लिखे इसको जरा ध्यान से समझना। एरो तीर चिन्ह के अगर माइंड में तुम्हारा याद रहेगा तो परिभाषा यहाँ से भी समझ में आ जाएगी आसानी से। श्वसन, श्वसन जो करते हैं हम लोग, श्वास को जो हम लेते हैं या छोड़ते हैं, ठीक है, यही तो क्रिया होती है। यह कहाँ से होती है? हमारी वातावरण से। हमारी वातावरण से। अगर वातावरण नहीं रहा, इन्वायरमेंट नहीं रहा, तो हम लोग ऑक्सीजन ले पाएंगे क्या? नहीं ले पाएंगे, ठीक है, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि यही तो वातावरण में ऑक्सीजन मिलता है ना। तो श्वसन के लिए क्या चाहिए? वातावरण। क्या चाहिए? वातावरण। और वातावरण में भी तो ये जो हमारा वातावरण है ये तो बहुत सारे गैसों का मिश्रण है। बात समझो ध्यान से। ये जो वातावरण, वायुमंडल हमारा जो है, ये तो बहुत सारे अन्य गैसों का मिश्रण है। लेकिन हमको श्वास लेने के लिए, हमको अपने जीवन को जीने के लिए, भोजन को पचाने के लिए, ग्लूकोज को जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। क्या चाहिए? ऑक्सीजन। श्वसन कब होगी? श्वसन कहाँ से? हमारी वातावरण में जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है। क्लियर है? समझ रहे हो ना? श्वसन, हमारी वातावरण से हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। क्या लेते हैं? एकदम पॉइंट बाय पॉइंट समझना। ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन क्या करता है? प्रत्येक कोशिका को पहुंचता है। क्या होता है? ये प्रत्येक कोशिका को पहुंचता है, प्रत्येक कोशिका को पहुंचता है। कोशिका के पास जाएगा ना रे, और यही कोशिका फिर कोशिका ईंधन का काम करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कोशिका में पहुंचा, और वह कोशिका हमारे शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम किया ऑक्सीजन को। तो इसीलिए इसको कोशिका ईंधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? कोशिका ईंधन कहते हैं। अब यह कोशिका ईंधन जो है, फिर हम जो भोजन लिए, ध्यान देना, ऑक्सीजन का देखना, श्वसन में क्या क्या प्रक्रिया, श्वसन में क्या क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। श्वसन में वातावरण,
ऑक्सीजन लिए, प्रत्येक कोशिका को पहुंचा, फिर कोशिका ईंधन क्या किया, ग्लूकोज के पास जा गया और ग्लूकोज का क्या किया, जलाया, क्या किया, उसको जलाया, उसको पचाया, ठीक है। और उसके बाद वहां से फिर जो है क्या हुआ, यहाँ पर फिर जो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज में ऑक्सीजन होता ना लास्ट में, ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज में फिर जो है यहाँ से हमको क्या निकला, और ऑक्सीजन क्या प्राप्त हुआ, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रक्रिया है ये हमारा श्वसन के अंतर्गत आता है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र तुम देखता है तो कुछ भाग तो ऑक्सीजन अलग रहता है ना, उससे ऑक्सीजन तो उसमें रहता है ना भाई। तो ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। परिभाषा यहाँ से समझ लो, और ध्यान देना, ये तो है ही हमारे ऑक्सीजन यानी श्वसन के लिए इन सब चीजें तो होती है। और क्या होता है, एक और विशिष्ट एंजाइम होता है, विशिष्ट एंजाइम होता है। हम बताए थे, याद करो, पहला चैप्टर जय प्रक्रम में, कि हमारा जो भोजन है, भोजन जो हम लोग करते हैं, ठीक है, तो मुख से प्रारंभ होकर के ग्रास नली के द्वारा जो हमारा फूड पाइप को होते हुए जो कहाँ जाता है, पहले कहाँ जाता है, छोटी आंत की बड़ी आंत, घूमता है ना भोजन भाई, हमारे मतलब जो भी फूड पाइप सिस्टम है ना, पाचन तंत्र का सिस्टम हम लोग बताएं उसको, ठीक है। तो जो भोजन जाता है छोटी आंत में, उसके बाद जो है तुम लोग को हम बताए थे, वहाँ डिटेल से ध्यान देना कि भोजन को पचाने के लिए है ना, शरीर में जो है हमारे लीवर जो है, पार्ट्स जो लीवर है उसके बगल में रसधानी होता है, निकलता है, ठीक है, एंजाइम जो वहाँ पहुँचाता है। जैसे कि लीवर के बगल में क्या होता है, तुम्हारा होता है जीबी, क्या होता है, गोल ब्लाडर, क्या होता है, गोल ब्लाडर। और गोल ब्लाडर क्या कहता है, वो क्या पहुंचाता है, एंजाइम को छोड़ता है, एंजाइम को छोड़ता है तो भोजन क्या होता है, पचता है। फिर और किससे एंजाइम आता है, फिर एक और पार्ट होता है लीवर के ही साइड में, जैसे एंजाइम जो छोड़ता है, एक और होता है क्या, एक जीबी होता है ना, एक होता है लाइसोसोम, बताए थे, क्या बताए थे, लाइसोसोम बताए थे ना। हाँ, ये सब क्या करता है, एंजाइम छोड़ता है, क्या छोड़ता है, एंजाइम, ठीक है, रसधानी। और उसके बाद क्या होता है कि हमारा भोजन को पचता है। तो भोजन को पचाने में ऐसे तो भूमिका ऑक्सीजन की होती ही है, लेकिन और भी क्या होता है, कुछ विशिष्ट एंजाइम का प्रयोग से जो है यह भोजन जो है यह होता है, क्या होता है, पचता है। वही विशिष्ट एंजाइम था, विशिष्ट एंजाइम और जैव ऊर्जा, ये हमारा यानी कि जीवों को क्या मिलती है, इससे ऊर्जा मिलती है। और भोजन जब पच गया है ना, ऊर्जा जब वहाँ से मिल गया हम लोगों को, तो उससे फिर जो निकलता है, जो फिर गैस वहाँ से जो बनता है, वो बनता है CO2, क्या बनता है, CO2। और उसको हम लोग क्या करते हैं, नाक के द्वारा बाहर छोड़ देते हैं, उसको क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, कोशिका के द्वारा, कोशिका से वो बाहर हो जाता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन जो बना ना भाई, भोजन बना तो वहाँ पर भोजन जो हम लोग लिए, भोजन जो पचा, ऑक्सीजन का जो सहयोग हुआ, तो वहाँ से फिर एक गैस बनता है, वहाँ से निकलता है, जिसको कि CO2 कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कि हम कोशिका के द्वारा क्या करते हैं, उसको बाहर कर देते हैं, ठीक है। अब सोचो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं छोड़ा जाता, ठीक है, तो क्या होता है, कोई गाड़ी चल रही है, तुम देखा होगा उसमें पेट्रोल डालते हैं, है ना, उससे उसको ऊर्जा मिलती है, और उसके बाद गाड़ी जो है रन करती है, तो उसके बाद धुआं वहाँ से निकलता है कि नहीं निकलता है, गाड़ी से धुआं निकलती है ना, तो धुआं निकलना बहुत, अब धुआं वाला तुम सिलेंडर वो कर बंद कर दो तो क्या होगा, सोचो, संभव है, क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा पार्ट्स उसका, बात समझ रहे हो ना। तो हम श्वास लिए, ऑक्सीजन छोड़े, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको कि हम छोड़ भी नहीं करेंगे, नाक एकदम बंद करके रखेंगे, तो सोचो क्या होगा आदमी का, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ कहने का मतलब है कि विशिष्ट एंजाइम के द्वारा जैव ऊर्जा में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कोशिका से मुक्त होता है। इसमें जो भूमिका निभाती है विशिष्ट एंजाइम के द्वारा ये काम होता है, क्या, कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर से बाहर जाना, किसके माध्यम से, कोशिका के माध्यम से, ठीक है। अब हम यहाँ पे परिभाषा देख लेते हैं श्वसन का, जरा ध्यान से समझना। श्वसन का परिभाषा यहां मैंने लिखा है, श्वसन वे सारी क्रियाएं, अभी जो यहां देखा ये सब क्रिया ही था, किसका, श्वसन का, प्रक्रिया ही हो रहा है ना भाई, श्वसन। अभी इतना जो तुमने देखा ये सारा का सारा जो प्रक्रिया है वह किसके अंतर्गत आता है, श्वसन के अंतर्गत आता है। तो परिभाषा तुम ऐसे लिखना, बताना, श्वसन वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं, है ना। वातावरण से, हमारी वातावरण से ऑक्सीजन, फिर कोशिका, प्रत्येक कोशिका में गया, कोशिका ईंधन, ग्लूकोज, फिर ऑक्सीजन मुक्त हुआ, फिर विशिष्ट एंजाइम के माध्यम से फिर कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर हुआ। तो ये इतना सारा जो प्रोसेस हमारा हुआ, तो इसी को कहते हैं, है ना, वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप, ये सब मिल करके रूप को कहा जाता है, जिससे बाहरी वातावरण से, अब यहां से जो जो एरो दे के लिखा हुआ है बस इसी को बोल देना है, आराम से परिभाषा हो जाएगा। श्वसन का परिभाषा, श्वसन वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप, याद रह जाएगा परिभाषा, ध्यान से अगर समझोगे तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। श्वसन वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप, पूरा इसमें स्वरूप, पूरा इसका सिस्टम है, सम्मिलित रूप को कहा जाता है, जिसमें बाहरी वातावरण से हम क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर, ये बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण किया, और ऑक्सीजन को ग्रहण करने के बाद यह ऑक्सीजन क्या होता है,
तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। क्लियर है? ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते हैं यह किसके द्वारा? शरीर के कोशिका के द्वारा जो है प्रत्येक, ये हमारे शरीर हम लोग ग्रहण किए और कोशिका की मदद से ही शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंच जाता है। उसका मतलब किसका? ऑक्सीजन का, है ना? ऑक्सीजन का, उसका यानी ऑक्सीजन का उपयोग कोशिका ईंधन ग्लूकोज का ऑक्सीजन विशिष्ट एंजाइम के मदद से जैव ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। सारी बात हम वहां पर लिख दिए हैं, साथ में बने, क्योंकि जैव विशिष्ट जब एंजाइम जब इसमें आएगा योगदान निभाता है तो जैव ऊर्जा में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? कोशिका के द्वारा यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है? बाहर जो निकलता है, वह बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। क्योंकि जो परिभाषा तुम लिखोगे उसमें तुमने जो ग्रहण किया, तो सबसे पहले तो हम लेते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तब तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना भाई। पेट में अब फेफड़ा ऑक्सीजन है ही नहीं, है ना? ऑक्सीजन है ही नहीं तो फिर खा लिए तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो, कहाँ से निकलेगा? संभव नहीं है। तो परिभाषा क्या करना, सबसे पहले परिभाषा में ऑक्सीजन का वर्णन कर देना और उसके बाद विशिष्ट जैव के द्वारा, विशिष्ट जैव एंजाइम के द्वारा शरीर के ग्लूकोज से जो है ये हमारा बनता है क्या? कोशिका ग्लूकोज जलने के बाद बनता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे कोशिका के द्वारा ये इसको क्या होता है? बाहर कर दिया जाता है। निकालने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहा जाता है। इतना सारा जो प्रक्रिया होता है यही क्या कहलाता है? हमारा श्वसन कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने भारी भरकम थोड़ा सा परिभाषा हो गया, क्योंकि जो बातें ऊपर ये एरो में दर्शाया हुआ था उसी को हमने लिखा। शॉर्ट में इसको एक और ढंग से परिभाषा तुम यहाँ देख सकते हो। श्वसन कहता है कि वृहत रूप से श्वसन वे सारी क्रियाओं के सम्मिलित रूप को कहा जाता है। वृहत रूप से, बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसमें, ये सारा जो काम हो रहा है ये वृहत ही तो है ना। वृहत मतलब बहुत बड़ा ये जो काम होता है, वृहत रूप से श्वसन की वे सारी क्रियाएं के सम्मिलित रूप को कहते हैं जिसमें शरीर को ऊर्जा उत्पादन होता है। हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं सिंपली जीने के लिए, तो भोजन को भी तो पचाता है ना भाई वो। तो याद रखना वृहत रूप से, ये पूरा वृहत रूप से हुआ। श्वसन वे सारी क्रियाएं, ये सारा जो काम हुआ, ये सारी क्रियाएं के रूप को कहा जाता है, के रूप को कहा जाता है, जिससे क्या होता है? जिससे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा तो ही मिलती है ना ऑक्सीजन से भी। ठीक है, क्लियर हुआ? तो इसको भी हम श्वसन कह सकते हैं। ठीक है, तो इतना जल्दी से तुम लोग नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ से फिर आगे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर होने जा रहा है। बहुत VVI होगा, हालांकि सब VVI ही है, इंपॉर्टेंट ही है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि ध्यान देना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा श्वसन कैसी अभिक्रिया है, बता देना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है ना। कोशिका ईंधन जो है किसको जलाने काम करता है? ग्लूकोज को जलाता है। जलाने या दहन के लिए किसका योगदान होता है? तो ऑक्सीजन का योगदान होता है ना। ऊर्जा में हम लोग पढ़े थे एटीपी का फुल फॉर्म याद रख लेना, है ना। जैव ऊर्जा फिर जान चुके थे। सार्वजनिक वाहक इसको बोलते हैं एटीपी को। श्वसन क्या होती है इसको भी समझ लिया, फिर ये परिभाषा जान लिया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मुक्त होता है ये भी जान लिया, फिर हमने परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया। यहाँ से भी क्वेश्चन छूटेंगे नहीं अगर इसको बढ़िया से समझ लिया। अगर इसको नोट कर लो, नोट कॉपी में बना लेना। आगे हम बढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे क्या? श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, इसको जल्दी से नोट कर लो। चलो ध्यान दो इधर। अब हम पढ़ेंगे श्वसन के प्रकार। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं? श्वसन के प्रकार। तो मुख्य रूप से श्वसन के प्रकार में आ जाएगा। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने होता है? 2 प्रकार के। एक होता है वायवीय और दूसरा होता है अवायवीय। ठीक है, एक क्या होता है? वायवीय और दूसरा अवायवीय। ठीक है, अब इसको जरा डिटेल से समझते हैं वायवीय और अवायवीय को। ध्यान देना, वायवीय का मतलब क्या हुआ? वायु जहाँ है, और अवायवीय मतलब जहाँ वायु नहीं है। समझ गया? शब्द से तो अर्थ सीधा सीधी समझ गया होगा। वायवीय यानी जहाँ वायु है, जहाँ ऑक्सीजन है उसको वायवीय, और जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको अवायवीय। क्लियर है? ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया ग्लूकोज का। क्या लिया है? ग्लूकोज लिया है। ठीक है, C6H12O6। ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब टूटता है 2 भागों में बंटता है। ग्लूकोज जो हम लोग जो भोजन लेते हैं ना, ग्लूकोज जो प्राप्त होता है, ग्लूकोज जो टूटता है उसी का एक दूसरा रूप है, दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं पायरूवेट। क्या नाम है उसका? पायरूवेट। और जो है ये जो है ये ग्लूकोज जो है किसकी मदद से टूटता है? तो कोशिका द्रव्य के मदद से। किसके मदद से? कोशिका द्रव्य के मदद से टूटता है। तो क्या बनता है? पायरूवेट। क्या बनता है? पायरूवेट। और पायरूवेट टूटा है, जैसे समझ लो ध्यान से, ग्लूकोज में कार्बन कितना होता है? 6, तो ये टूटेगा तो 3 होगा कार्बन। क्लियर है? सबसे पहले यहाँ याद रखना कि पायरूवेट आ जाएगा प्रश्न की कितने अणु वाले पायरूवेट में कार्बन जो है कितने होता है? तो उसमें 3 कार्बन वाला अणु होता है। कार्बन में ये अणु की संख्या कार्बन 1, ये 6 अणु हुआ ना। तो पायरूवेट में कार्बन
जो है पायरूवेट में कितने अणु होता है कार्बन का, तो 3 अणु होता है। कितने होता है? 3 अणु, क्योंकि यह जो पायरूवेट है ये किसका दूसरा भाग है? ग्लूकोज का ही तो है ना, ग्लूकोज का ही दूसरा भाग है, वह क्या नाम है? पायरूवेट। और ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज जो टूटता है पायरूवेट, इसमें योगदान किसका होता है? कोशिका द्रव्य का। क्लियर है यहाँ, इसलिए मैंने इसको लिख दिया कोशिका द्रव्य का, ठीक है। और पायरूवेट कितने कार्बन वाले अणु हैं? तो 3 कार्बन वाले। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान देना, यह पायरूवेट जो है 3 भागों में बंटता है। पायरूवेट कितने भागों में टूटता है? 3 भागों में, ठीक है। एक आता है सिंपल, तुम समझ लेना, जहां ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक पायरूवेट जो टूटता है अलग होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, और दूसरा क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और एक क्या होता है? ऑक्सीजन की अपर्याप्त स्थिति में। अब तीनों नहीं समझ में आया? समझ लो ध्यान से, ठीक है। मान लीजिए कोई जो है, तुम लोग कितना 2 रोटी खाते हो, ठीक है, तुमको 2 रोटी मिल गया, बात समझ रहे हो ना? तो 2 रोटी मिल गया तो भरपेट मिल गया, बात समझ रहे हो ना? और यहाँ पर जो है इसको बेचारा, ये दूसरा भाग जो है ना, इसको 1 रोटी नहीं मिलता, ये भूखले रहता है, ठीक है। और यहाँ जो है इसको कितना मिलता है? 1 रोटी मिलता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि इसको 1 रोटी नहीं मिल रहा है, और ऐसा भी नहीं कि इसको भरपेट मिल रहा है, तो इसको आधा पेट कहेंगे। तो समझने का मतलब है, मैं बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा था कि इसमें ऑक्सीजन जो 3 भाग में बंटता है ना, एक ये पायरूवेट 3 भाग में जो बंटता है, तो एक भाग को ऑक्सीजन, पूरा एक भाग जो बंटता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। क्लियर है? ये जो टूटता है पायरूवेट, पहला जो टूटेगा वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, दूसरा जो टूटेगा ऑक्सीजन, पहला जो टूटेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, दूसरा टूटेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और तीसरा जो टूटेगा ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में। ठीक है, क्या टूटेगा इसका? अल्प मात्रा या अपर्याप्त उपस्थिति में। अपर्याप्त मतलब कम रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम रहेगा। ठीक है, अब ध्यान देना जरा सा, यहाँ पायरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता क्या है, तो इसके साथ ध्यान देना, पायरूवेट में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पायरूवेट को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब कोशिका द्रव के सहयोग से जब यह टूटता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, तो यह क्या बनता है? इथेनॉल बनता है और CO2 और प्लस ऊर्जा। ठीक है, क्या बनता है? इथेनॉल और CO2 यानी इथेनॉल बनेगा। ठीक है, या समझ रहे हो ना? यहाँ ध्यान से, पायरूवेट जो है जो कि ग्लूकोज का ही भाग है। ठीक है, पायरूवेट कोशिका द्रव की उपस्थिति में जब टूटता है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये भी टूटेगा। कहाँ? ये भी टूटेगा इसी के मदद से, कोशिका द्रव के ही मदद से। अरे जो कोशिका होता है उसमें द्रव होता है कि नहीं? समझ लो ध्यान से यार, ये हुआ ना हमारा, तो ये जो है ये कोशिका, ये जो दिख रहा है ना, यही सब तो हमारा भी द्रव्य है। ठीक है, अंदर उसका, समझ रहे हो ना? ये कोशिका है और इसी में क्या होता है? कोशिका द्रव्य। क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है, फिर समझ गया, फिर केंद्रक होता है, बहुत सारा चीज होता है वहाँ कोशिका भी, सेल जब पढ़ा होगा 9th क्लास में। ध्यान दो यहाँ पे, तो ध्यान देना कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट कोशिका द्रव्य के सहयोग से जब टूटता है तो क्या बनता है? इथेनॉल। क्या बनता है? इथेनॉल। और इथेनॉल क्या आप जानते हो? ये शराब में मिलाया जाता है ना? इथेनॉल को ही शराब में मिलाया जाता है। ठीक, शराब जो आदमी पीता है ना, तो इथेनॉल को पीता है, समझ गया? ठीक है, तो इथेनॉल को जब ये टूटता है, क्या क्या? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस ऊर्जा। और जब ये पायरूवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोशिका द्रव के सहयोग से टूटता है तो क्या बनता है? इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और प्लस में क्या बनता है? ऊर्जा। प्लस में कितना ऊर्जा? तो 2 ATP ऊर्जा मिलता है। कितना मिलता है? 2 ATP ऊर्जा। ठीक है, क्लियर है? और यह कहाँ होता है? यह इथेनॉल जो है, यह 2 ATP ऊर्जा कौन सा जीव में होता है? यह ईस्ट में होता है। किस में होता है? ईस्ट, है ना? ईस्ट में होता है, समझ गया? यह ईस्ट एक प्रकार का जीव है, ठीक है, उसमें यह होता है, ईस्ट में होता है, समझ गया? और वह ये जो टूटता है किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया किसको बोलते हैं? किण्वन प्रक्रिया मतलब जहाँ ऑक्सीजन, किण्वन मतलब समझ लो सीधे सड़ना गलना। ठीक है, सीधा समझ लो सड़ना, जो सड़ता है ना, गल जाता है, किण्वन प्रक्रिया। शराब जो बनाया जाता है उसमें जो मिलाया जाता है महुआ वगैरह, उसको क्या जाता है? सड़ाया जाता है ना, जो सड़ाया जाता है, गलाया जाता है, तो वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा शराब बनता है। किसके द्वारा? किण्वन प्रक्रिया। किण्वन प्रक्रिया का सीधा समझ लेना, जो सड़ा गला करके जो तैयार किया जाता है ना, वही सब किण्वन प्रक्रिया के द्वारा हुआ। ठीक है, तो इसमें फिर क्या? इथेनॉल बन गया। और कार्बन डाइऑक्साइड है ही उसमें, है ना? गैस तो है ना भाई उसमें, गैस तो बनेगा रे, ऑक्सीजन नहीं रहेगा। और मिलेगा ऊर्जा। ऊर्जा कितना मिलेगा? 2 ATP। ठीक है, यह इसमें क्लियर है? तो किण्वन प्रक्रिया आ जाएगा। किण्वन प्रक्रिया कहाँ होता है? तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किण्वन प्रक्रिया कहाँ होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है, क्लियर है? और ये सारा जो ये इथेनॉल बनना, इथेनॉल का सूत्र देखो यहाँ लिख दिए, C2H5OH। C2H5OH ये होता है किसका? इथेनॉल का सूत्र होता है, जो शराब में यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो सारा प्रक्रिया है
ये क्या कहलाएगा हमारा OYBA श्वसन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? OYBA श्वसन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन है ही नहीं, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है वहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो गया। समझ गया? अब ये जो पायरूवेट कोशिका द्रव्य के मदद से पायरूवेट जो अब टूटता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट कोशिका द्रव्य के सहयोग से जब टूटेगा, है ना, तो ये टूटता है। तो ये टूटता है कहाँ? ये देखो कोशिका द्रव्य में नहीं टूटेगा, याद रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये टूटेगा पायरूवेट कोशिका जगह। अगर ऑक्सीजन नहीं है, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो पायरूवेट कहाँ टूटेगा? ये टूटेगा कोशिका द्रव्य में, ठीक है। अगर ऑक्सीजन है, अगर ऑक्सीजन है तो ये पायरूवेट जो टूटता है किसके, कहाँ पर टूटता है? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया में, माइट्रोकॉन्ड्रिया में टूटता है। और माइट्रोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर भी कहते हैं, बहुत ऊर्जा रहता है, समझ गया? ऊर्जा गृह भी इसको कहते हैं, याद रखना। ऊर्जा गृह किसका नाम है? माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में यह टूटता है पायरूवेट, कब? जब ऑक्सीजन की उपस्थिति है तब। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन रहा है, ध्यान देना। ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरूवेट कहाँ पे टूटता है? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम क्या है? जैव ऊर्जा घर, है ना, ऊर्जा गृह कहते हैं या जैव ऊर्जा गृह कहते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण यहाँ पे ले लिए हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और प्लस ऊर्जा, है ना, ये तीनों का क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर ये टूटा है इस प्रकार से। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि जल है, ऊर्जा, और उसके यहाँ पे जब इन तीनों का हम जो संयोग करते हैं तो यहाँ ये ऊर्जा कितना तैयार हो जाता है? तो 38 ATP। कितना बनता है? 38 ATP। इसलिए शरीर में जो है ऊर्जा गृह कहा जाता है माइट्रोकॉन्ड्रिया को। हमारे शरीर में जो ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा जो पहुँचाने का जो प्राप्त करता है ना, इसी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो माइट्रोकॉन्ड्रिया के द्वारा, ठीक है। यहीं पर ऊर्जा बनता है, समझ गया? तो कितना ध्यान रखना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा कितना ATP ऊर्जा बनेगा? 38 ATP। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कितना ऊर्जा बनेगा? 2 ATP, ठीक है। बात समझ रहे हो ना? और यह जो जब यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति है, मतलब YBA है, ऑक्सीजन है तो क्या हुआ? YBA है। बात समझ रहे हो ना? ऑक्सीजन नहीं है तो क्या हुआ? OYBA है, और ऑक्सीजन है तो क्या हुआ? YBA है। मेरे ख्याल से भी समझ गया होगा। अगला है ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में। अब जब ऑक्सीजन अपर्याप्त है यानी कि कम है, तब ये जो पायरूवेट टूट रहा है, पायरूवेट, क्लियर है ना? तो ये जो पायरूवेट अब कहाँ टूटेगा? तो ये टूटेगा पेशी में, मांसपेशी जो होता है ना, मांस, मसल्स, वहां पे टूटता है। क्या? मांसपेशी में टूटेगा कौन? ये पायरूवेट। यही टूट रहा है, पायरूवेट टूटेगा। और यहाँ से क्या बनाएगा? पायरूवेट जो टूटता है तो ये क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है। लैक्टिक अम्ल है, कैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल होता है, ठीक है। यहाँ उल्टा लिखा गया, ये लैक्टिक अम्ल होता है, ध्यान समझना इसको, क्लियर है ना? सब जगह क्या टूटा? पायरूवेट। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा तो इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्जा 2 ATP बनाया। यह कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। और यह कौन सी प्रक्रिया कहलाता है? किण्वन प्रक्रिया का अभिक्रिया कहलाता है। और ये कैसा है? तो OYBA श्वसन है। श्वसन में ये भी समझ लिया, है ना, माइट्रोकॉन्ड्रिया में, इसको भी समझ लिया, पेशी में होता है, ठीक है, पेशी की कोशिका में होता है। अब यहाँ ध्यान देना, ये जो पायरूवेट टूटता है ना, ये लैक्टिक अम्ल में। और ये लैक्टिक अम्ल क्या होता है समझ लो। लैक्टिक अम्ल क्या होता है ना, जहाँ पे ऑक्सीजन सही शरीर से नहीं मिलेगा, ये ज्यादा प्रॉब्लम ये शरीर में होता है। ये जानता किसको होता है? जो धावक होता है, समझ गया, जो स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी है, दौड़ते दौड़ते क्या होता है, जब दौड़ रहा है ना, बहुत सारा दौड़ता है तो क्या होता है? उसका पैर दर्द करता है, समझ गया ना? तो पैर दर्द करेगा कहाँ? जहाँ लैक्टिक अम्ल क्या हुआ? कम गया, लैक्टिक अम्ल कम गया। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जितना चाहिए वहाँ ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, ऑक्सीजन मिल ही नहीं रहा, तो वहाँ दर्द होने लगता है, एकदम देगा पूरा शरीर, पैर हाथ एकदम दर्द करता है, घुटना उठना जाम हो जाता है। कुछ दिन दर्द करते रहेगा, कुछ दिन के बाद देखेगा अपने ठीक हो जाएगा, पैर ठीक हो जाता है, ठीक है। फिर रनर करने वाला दौड़ते रहता है, फिर ठीक हो जाता है, यानी ऑक्सीजन फिर उसको पर्याप्त मिलने लगता है। यानी कि ऑक्सीजन जब कम मिलने लगता है ना, कम मिलता है तो ये वाला क्या होता है? पायरूवेट टूटने लगता है, पायरूवेट टूटने लगता है। और ये पायरूवेट क्या है? ग्लूकोज का ही पार्ट है, सब एकदम क्लियर हो रहा है। ये पायरूवेट टूटेगा, पायरूवेट टूटेगा तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल क्या होता है? तो दर्द देता है शरीर में। लैक्टिक अम्ल जहाँ जहाँ बढ़ेगा ना वहाँ दर्द। यहाँ पर लैक्टिक अम्ल अगर जम गया है ना, जमा हो गया, कोई 2-4 लाठी दे दिया तो ये हो जाएगा तुम्हारा लैक्टिक अम्ल, दर्द करेगा। दौड़ते वक्त घुटना उठना दर्द किया है ना, पैर दर्द किया, कमर उमर दर्द किया, एकदम पूरा दर्द दे रहा है। फिर कुछ दिन के बाद देखेगा कि वो धीरे धीरे अपने ठीक हो गया, तो वहाँ पे लैक्टिक अम्ल बन गया, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुआ, ऑक्सीजन मिल जाएगा तो अपने खत्म हो जाएगा, फिर ये क्रिया, ठीक है। तो ये कहाँ होता है? मांसपेशी में, जहाँ जहाँ मसल्स होता है ना, वहीं वहीं सब दर्द होता है। मसल्स जहाँ रहेगा वहीं, बात समझ रहे हो ना? हड्डी में दर्द नहीं होता है वहाँ से, ठीक है। तो समझ गया, पायरूवेट टूटेगा किसमें? लैक्टिक अम्ल में। इसको जल्दी से तुम लोग नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो इधर। अब हम लोग जो है YBA एवं OYBA श्वसन में अंतर पढ़ेंगे, ठीक है। श्वसन के 2 प्रकार होता है ना, YBA और OYBA। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? YBA और OYBA में अंतर क्या है? अभी हम जो पढ़े थे जिस प्रकार से YBA OYBA
फिर हम पढ़े थे किस प्रकार से इसको जो है अलग अलग तीनों भाग में बटा हुआ ग्लूकोज टूटता है। बस वही चीज़ को जो अभी जो ग्राफ में हमने बताया था उसी चीज़ को बस यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है, और उसी को तुम परीक्षा में लिख देना, ठीक है। हालांकि यहाँ पॉइंट देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वही सब बात है। वायवीय में कहाँ मतलब जहाँ वायु है, अवायवीय मतलब जिसमें वायु नहीं है, ठीक है। अवायवीय मतलब ऑक्सीजन है, अवायवीय मतलब ऑक्सीजन नहीं है। तो सबसे पहला लाइन तो यही आ जाएगा। वायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और अवायवीय में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है। अभी पढ़ा था ना, वायवीय यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति और ऑक्सीजन की अल्प उपस्थिति, पढ़ा था ना। तो हम यहाँ 2 ले रहे हैं, ठीक है। दूसरा में हम देखे थे कि वायवीय श्वसन में पहला चरण कहाँ से शुरू होता है, कोशिका से शुरू होता है। अरे ऑक्सीजन लिए ना, कोशिका से शुरू हुआ, उसके बाद वायवीय में हम लोग क्या पढ़ा था, कोशिका द्रव्य में होता है। ग्लूकोज टूट के कहाँ गया, कोशिका, ग्लूकोज जो है पायरुवेट में जो टूटा था वो किसके माध्यम से, कोशिका द्रव्य के सहयोग से, समझ रहे हो ना। तो वायवीय श्वसन में देखे थे कि पहला चरण है ना ग्लूकोज था, पहला जो चरण वहां मिला था क्या, कोशिका द्रव्य, फिर ना पायरुवेट। तो पहला स्टेप जो होता है क्या होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, तथा दूसरा चरण क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, ठीक है, और दूसरा जो चरण होता है जो टूटता है वो कहाँ टूटता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका संपूर्ण चरण कहाँ होता है जानते हो, सब कोशिका में हो जाता है, ठीक है। तीसरा में कहता है इसमें ग्लूकोज जो है CO2 यानी और H2O एवं ऊर्जा में बदल जाता है। इसमें जो ग्लूकोज टूटता है ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं ऊर्जा में बदल जाता है, लेकिन इसमें जो है ग्लूकोज जब टूटता है, जब विखंडन होता है तो इथेनॉल CO2 के रूप में टूट जाता है, ठीक है। क्लियर है, सब बताया हुआ है। इसमें जो है वायवीय में कितना ATP ऊर्जा होता है, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है, और अवायवीय में मात्र 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। अभी हमने देख लिया था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। इसमें जो है वायवीय में क्या होता है कि इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का निर्माण होता है ना। 38 ATP बन रहा है, समझ रहे हो, ऊर्जा बहुत बन रहा है ना। और इसमें ऊर्जा क्या होता है, 2 ही ATP बना है, इसका मतलब ऊर्जा बहुत कम बन रहा है। किसमें, अवायवीय में। ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ऊर्जा कहाँ से बनेगा, ऑक्सीजन रहेगा तभी तो ग्लूकोज जलेगा, ग्लूकोज जलेगा है ना, तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगी ना। अब वो ऑक्सीजन वहाँ है ही नहीं तो संभव नहीं है। हम लोग में, मानव में जो हम लोग वायवीय श्वसन करते हैं, जो हम लोग श्वसन लेते हैं तो हवा ऑक्सीजन लेते हैं ना भाई, है ना। और यह ईस्ट जो होता है, ईस्ट में क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही वो उदाहरण है, ये याद रखना। ईस्ट में जो है अवायवीय श्वसन होता है। तो वायवीय श्वसन में तो बहुत सारे आ जाएंगे, सभी जीव जंतु आ जाएंगे, पेड़ पौधे आ जाएंगे, मानव आ जाएंगे ना, कीड़े मकोड़े सब आ जाएंगे। लेकिन अवायवीय श्वसन करने वाले एक तो है जिसका नाम है यीस्ट। क्या नाम है, यीस्ट, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा सा चीज था, हालांकि बहुत बड़ा चीज है। अगर इसको ध्यान से अगर देखोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, ठीक है। तो वायवीय और अवायवीय में हमने अंतर यहाँ से क्या किया, पढ़ लिया था, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे सजीव और निर्जीव के, सजीव के बारे में, है ना, सजीव वस्तु के बारे में पढ़ेंगे कि पेड़ पौधे में किस प्रकार से श्वसन होता है, ठीक है, और जीव जंतु में श्वसन किस प्रकार से होता है। क्लियर है, पेड़ पौधा सजीव हुआ ना भाई, जीव जंतु सजीव है ना। तो अब हम इन दोनों में पढ़ेंगे कि इसमें श्वसन कैसे होता है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लो, बहुत इजी था, और पिछला वाला है, इसको डिटेल से मैंने लिखा है। चलो ध्यान दो आगे। सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सजीव में हम लोग पेड़ पौधे और जीव जंतु को रखते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी क्या है, सजीव है, जीव जंतु भी क्या है, सजीव है। अब हम देखेंगे कि पेड़ पौधे जो है वो कैसे श्वसन करता है, और जीव जंतु जो है वह कैसे श्वसन करता है, ठीक है। तो ध्यान देना इधर पे, पेड़ पौधे जो है श्वसन करता है कैसे, धीरे धीरे, मानव की तरह तेजी से नहीं कर पाता है, ठीक है। पेड़ पौधे श्वसन कैसे करता है, धीरे धीरे। कैसे करता है, धीरे धीरे। विधि कौन होता है, विसरण विधि। कौन विधि द्वारा, विसरण विधि। विसरण विधि क्या होता है, ध्यान से समझ लो जरा सा। मान लिया जाए ये एक बड़ा सा कोई वस्तु है, ठीक है, बड़ा सा कोई वस्तु है, बात समझ रहे हो ना, है ना। और इससे धीरे धीरे ये छोटा सा पार्ट से, और यहाँ से ऑक्सीजन मान लिया जाए ये क्या हो रहा है, निकल रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये हमारा विसरण विधि हो गया। कौन विधि हुआ, विसरण विधि। और नहीं समझ में आया, समझो, ये रुई है, ठीक है, रुई है ना, इसको कहाँ डाल दिए, पानी में। कहाँ डाल दिए, पानी में, यही है। तो रुई को जब पानी में डालोगे तो क्या देखोगे कि वो रुई को पानी में डाल दिए तो वह पानी को रुई जो है धीरे 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 क्या करता है, उसको सोख लेता है। तो वो विसरण विधि हुआ। क्या हुआ, विसरण विधि, यानी पानी को धीरे धीरे जो सोखा जाता है ना, वो विसरण विधि। यहाँ से जो इतना बड़ा है तो छोटा सा इसका जगह पानी निकले, तो ये विसरण विधि द्वारा निकल रहा है। किस विधि द्वारा, विसरण विधि द्वारा, धीरे धीरे। बात समझ रहे हो, विसरण विधि। तो पेड़ पौधे श्वास कैसे, श्वसन कैसे करते हैं, धीरे धीरे। किस विधि द्वारा, तो विसरण विधि द्वारा। समझ गए, विसरण विधि। क्लियर है। अब श्वसन जो है पेड़ पौधे करते हैं दिन में भी और रात में भी, दिन में भी और रात में भी। याद रखना, दिन में जो पेड़ पौधे जो श्वसन करते हैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, तभी ना।
दिन में जो है पेड़ पौधे जब श्वास लेते हैं तो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ता है। पेड़ पौधे दिन में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है ना, और ऑक्सीजन को छोड़ता है, ठीक है। और रात में क्या हो जाता है, पेड़ पौधे में ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। हम लोगों को क्या चाहिए, ऑक्सीजन, है ना। इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में पेड़ पौधे के पास नहीं सोना चाहिए। जंगल में बहुत घना जंगल है या मतलब बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह रात में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। कहा जाता है कि वहाँ जो है सोओगे तो मर जाओगे। हालांकि मरता नहीं है, क्या मरेगा, सोतेगा थोड़ा मर जाएगा, मरता नहीं है, मतलब वो हमारे लिए हानिकारक होता है। जनरली समझने के लिए तुम देखोगे ठंड के मौसम में भी पेड़ पौधे जहाँ बहुत सारे हैं, बगीचा में तुम जाओ तो वहाँ पर गर्म महसूस होगा। क्या महसूस होगा? गर्मी महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है, गर्म होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होता है ना। तुम जो है सोते हो, ढक लो चादर को और फिर देखोगे तुरंत गर्मी लगने लगेगा। कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है गरम गरम, ठीक है, क्लियर है। तो ये याद रखना, ठीक। तो ये समझ गया। अपवाद में यहाँ पे भले है, अपवाद में कुछ ऐसे पेड़ हैं, पौधे हैं जो कि दिन रात 24 घंटा ऑक्सीजन देते रहता है। जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बरगद हो गया, तुलसी हो गया, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। याद नहीं रहेगा, याद करने के लिए लिख देना कि जितना भी हम लोग पेड़ पौधा को जो पूजते हैं ना, यानी पूजने वाला जितना पेड़ पौधा है सब ऑक्सीजन देने वाला है। पीपल को पूजते हैं, नीम को पूजते हैं, बरगद को पूजते हैं, तुलसी को पूजते हैं, समझ गया। ये सब क्या है, 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। क्या देता है? 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। जानते हो नीम भी 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। बात समझ रहे हो ना। तो ये हो गया, क्लियर है। अब पेड़ पौधा श्वसन कहाँ से करता है? हमारे लिए तो अंग है ना, नाक है, नाक के द्वारा फेफड़ा में जाता है। पेड़ पौधा कहाँ से करता है श्वसन? तो ध्यान देना, पेड़ पौधे कहाँ से करते हैं? पत्ता से। कहाँ से करता है? पत्ता से। पत्ता में कहाँ? पतवा को तुम देखेगा, ध्यान देना, तो पत्ता को ध्यान से हाथ में लोगे ना तो एकदम नजदीक से पाओगे उसमें छोटा छोटा छिद्र है। छोटा छोटा एक छिद्र होता है, टाइप का होता है, जिसको रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? तो याद यहाँ, हाँ, अस्टोमाटा, जिसको अंग्रेजी में अस्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि पत्ता जो है श्वसन कहाँ से करता है? पत्ता जो श्वसन, पत्ते में कौन सा अंग के द्वारा पत्ता श्वसन करता है? तो रंध्र के द्वारा, अंग्रेजी अस्टोमाटा होता है, ठीक है। तो रंध्र के द्वारा, ऑब्जेक्टिव आएगा, मार दोगे ना, रंध्र के द्वारा, ठीक है। अब ध्यान दो, यहाँ पे पेड़ पौधे तना से भी श्वास लेते हैं। जैसे ये तुम्हारा, ये कौन सा भी ऋतु है, वसंत का ऋतु। वसंत का ऋतु में क्या होता है ना, वसंत ऋतु के पहले सारे पेड़ पौधे में पत्ते क्या होते हैं, नए नए आते हैं, लेकिन उसके पहले पतझड़ का मौसम होता है ना। पतझड़ में क्या होता है, सब पत्ता पेड़ से खत्म हो जाता है। एको को पत्ता नहीं रहेगा पेड़ में। तो एको को पेड़ में पत्ता नहीं रहेगा तो क्या होता है, पेड़ खत्म हो जाता है, मर जाता है। नहीं, श्वास वहां भी वो लेता है। कहाँ लेता है? सांस लेता है, लेकिन पतवा नहीं है तो उस समय कहाँ से श्वास लेगा? तो तना से लेगा। कहाँ से लेगा? तना से। तना में भी कहाँ से लेगा? तुम देखोगे तना को नजदीक से देखोगे तो उसमें छोटा छोटा छिद्र दिखता है, तो उसको बोलते हैं वात रंध्र। क्या बोलते हैं उसको? वात रंध्र। ये सब याद रख लेना, ठीक है। पत्ता से जब श्वास लेगा रंध्र के माध्यम से, और तना से जब लेगा तो क्या लेगा? वात रंध्र से, ठीक है। और कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो कि जड़ से लेता है। तुम उसको उखाड़ोगे ना, ऐसे जड़ के उखाड़ोगे तो तुम पतला 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 सिरिका दिखेगा, पतला पतला दिखेगा, दिखता है ना। ये जो पतला पतला दिखेगा ना, इसको बोलते हैं मूल रोम। रोम के तरह रहेगा। जड़ कबाड़ेगा ना, मूल को देखा कबाड़ता है, या तो पेड़ कबड़े का कभी देखेगा एकदम पतला पतला एकदम पूरा रहेगा, तो उसको रोम, मूल रोम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रोम। तो पेड़ पौधे जड़ से भी श्वास लेते हैं। तो जड़ से किस अंग से श्वास लेता है? तो मूल रोम से लेता है। क्लियर हो गया? पेड़ पौधे के बारे में समझ गया। सजीव में हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जीव जंतु के बारे में। जीव जंतु, जीवों को टोटल 2 भागों में कोशिका के आधार पर बांटा गया। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय जीव में तुम लोग को बहुत बार हम बताएं, अमीबा है, पैरामीशियम है ना। अमीबा है और पैरामीशियम है, ये दोनों कोशिका में, ये दोनों जो ऐसा जीव है ना जिनमें एक एक कोशिका होता है, ठीक है, एक एक कोशिका होता है। और यह श्वास बेचारा कैसे लेगा? तो विसरण विधि द्वारा। एक के वो कोशिका आया तो श्वास धीरे धीरे नहीं लेगा, समझ गया। तो ये विसरण विधि द्वारा श्वास लेता है, याद रहेगा। एक कोशिकीय जीव किस विधि द्वारा श्वास लेगा? विसरण विधि। बाकी पेड़ पौधे लेते हैं विसरण विधि द्वारा, लेकिन एक कोशिका जीव जो है जो विसरण विधि द्वारा श्वास लेता है। क्लियर हो गया ना। जिसमें अमीबा लेना, पैरामीशियम लेना, क्योंकि ये सब एक कोशिका जीव है, उसमें कुछ उतना विशेष अंग होता नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव में पहला उदाहरण ले लिया मछली का, है ना। क्या ले लिया? मछली। मछली कैसा है? बहुकोशिकीय, मतलब एक से अधिक जिसमें कोशिका, बहुत सारे कोशिका है मछली। तो मछली कहाँ से श्वास लेती है? गिल्स से। कहाँ से श्वास लेती है? गिल्स से। तो गिल्स से श्वास लेते हैं ना, तो गिल्स में भी कहाँ से? तो गिल्स में चपटी थैली से लेती है। गिल्स जो होता है ना, वहाँ भी उसका एक थैली होता है, छोटा सा थैला आकार का होता है, जिसको चपटी थैली कहते हैं, ठीक है। सांप और जो काटता है ना, तो उसके विष जो होता है, गलफड़ा के बगल में एक छोटा सा थैला रहता है। सांप जब भी ऐसे काटेगा ना तो तुरंत ऐसे कलट जाएगा। सांप अगर काट लिया, अगर वो कलटेगा नहीं तो विष नहीं आदमी को शरीर में जाएगा। तो सांप तुरंत ऐसे काटता है, ऐसे कलट जाता है, यानी कि पूरा ऐसा काटा, जो है ना, दांत गवाया तो छेद कर दिया, और उसके बाद ऐसे पलट जाता है तो पूरा विष को उसमें पहुंचा देता है, तो आदमी फिर उसका जो होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, मछली गिल्स से तो श्वास लेती है, सब जानता है, लेकिन गिल्स में किसके मदद से सांस लेती है? तो चपटी थैली के मदद से। चपटी
थैली के मदद से। और वही चपटी थैली का नाम जो है गिल्स पट्टिका है, उसी को क्या कहते हैं, गिल्स पट्टिका। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, हो सकता है गिल्स पट्टिका दे दे, चपटी थैली दे दे, गिल्स दे दे, तो घबराना नहीं है, ठीक है। गिल्स से श्वास लेती है, तो गिल्स से कहाँ से, तो चपटी थैली से, तो चपटी थैली उसको क्या कहते हैं, तो गिल्स पट्टिका कहते हैं। क्लियर हो गया। और जीव में हम अगला ये सारे जीव हो गए। जीव में हम लोग पढ़ रहे हैं आगे उभयचर प्राणी। उभयचर जीव किसको बोलते हैं, जो पानी में भी रहेगा और जमीन पर भी रहेगा, उसी को ना। उभय मतलब दो जगह, चर मतलब चलने वाला, दो जगह जो चलने वाला है, दो जगह जो रहने वाला जीव जंतु होता है वो सब कहलाता है उभयचर। इसमें सबसे अच्छा आता है मेढक। क्या था, मेढक। कछुआर भी उसी में आला किया है, बात समझ रहे हो ना। हमने यहाँ पर मेढक का जिक्र किया। मेढक क्या है, उभयचर प्राणी। क्या है, मेढक है उभयचर। तो ये श्वास कहाँ से लेता है, ये हम क्या बोले अभी, जमीन में भी रहेगा, स्थल में भी रहेगा, और धरती के अंदर बिल में भी घुस के रहेगा, रहता ना मेढक अगर बिल में घुसा हुआ। तो जब यह मेढक रहेगा स्थल पर, तो श्वास कहाँ से लेगा, फेफड़ा से। जब स्थल पर रहेगा, देखेगा जहाँ पर ऐसे 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 होते रहता है, ठीक है, तो उसका फेफड़ा रहता है, तो वहां से श्वास लेता है कौन, मेढक। श्वास है ना, कहाँ से श्वसन करता है, कहाँ, स्थल पर। कहाँ से करता है, फेफड़ा से। पानी में जब चल जाएगा, मेढक को देखा पानी में तैरते, कुआं में, नदी तालाब में, तो वहां जो पानी जो श्वास लेगा ना, तो गिल्स से लेगा, गिल्स से, है ना, गिल्स से श्वास लेता है, समझ गया ना। वहां लेगा गिल से। आज जमीन में भीतर चल जाएगा तो त्वचा से लेगा, उसका उसके अंदर मिट्टी में घुस गया एकदम वहाँ। अब भाई उतना नीचे गेल है, तो वहाँ नीचे थोड़ा ना ऑक्सीजन जा रहा है ना, तो वहाँ कैसे लेता है, त्वचा से श्वास लेता है। ऑक्सीजन तो है थोड़ा मोड़ा, लेकिन वहाँ जो जीवित रहता है तो ऑक्सीजन किससे लेता है, त्वचा से, ठीक है। इसी को ग्रसनी भी कहते हैं, त्वचा को ही क्या कहते हैं, ग्रसनी। क्लियर हो गया। अगला है रेप्टिलिया। रेप्टिलिया, रेप्टिलिया किसको बोलते हैं, जो रेंग कर चलने वाला है, जो पेट के बल चलने वाला है, उसको रेप्टिलिया कहते हैं, पेट के बल। जैसे सांप, मगरमच्छ, है ना, केचुआ, है ना, वही हुआ। ये सब जोंक जिसको बोलते हैं, सब क्या है, रेप्टिलिया है। क्या है, रेप्टिलिया है, समझ गया। तो ये सब क्या होता है, रेंग कर चलता है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये सभी श्वास कहाँ लेता है, फेफड़ा से लेता है। ये सभी कहाँ से लेता है, फेफड़ा से ही लेगा। जो रेंग कर चलेगा ना, वही फेफड़ा से ही लेता है, ठीक है। जितने छोटे मोटे कीट वर्ग है, कीट वर्ग है, देखा कि छोटा छोटा कीट को देखोगे ना, तो नजदीक से देखोगे तो उसके शरीर पर जो है एक छोटा छोटा दाना दाना टाइप का काला काला पूरा जाली टाइप का रहता है, ठीक है। तो पूरा क्या रहता है, जाली टाइप का रहता है बना हुआ, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं, ट्रेकिया। क्या कहते हैं, ट्रेकिया। कीड़े मकोड़े का जो है शरीर पर एक छोटा छोटा छिद्र टाइप का होता है, पूरा जाली नुमा रहता है, उसको ट्रेकिया कहते हैं, ठीक है। तो कीट मकोड़े किससे श्वास लेते हैं, ट्रेकिया से। और पक्षी जो हो गया, जानवर हो गया, मनुष्य हो गया, हम सब जो है, जितने भी पक्षी है, जितने भी जानवर है, मानव जो है, हम लोग किससे लेते हैं, फेफड़ा लेते हैं, ठीक। तो ये हमने खत्म कर दिया। अभी हम यहीं रहने देते हैं, ठीक है। और अगले वीडियो में हम जब मिलेंगे तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे मनुष्यों में श्वसन, ठीक है। हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसको जल्दी से नोट करो, मिलते हैं अगले वीडियो में, नोट कर लो इसको।